प्यारे बच्चों, वेलकम टू द थानी क्लासेस। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पॉइंट बाय पॉइंट शॉर्ट नोट्स में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज़ पर तो वह उसकी शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है। जैसे कि हम एक हथौड़ा लें, कील पर मार के उसके शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि यदि वह मान लो इस साइड में जा रहा था, हमने फोर्स दिया उसको अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कहाँ जाने लगेगा? वेस्ट डायरेक्शन में। यानी कि वो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। अगर तेज धक्का देंगे किसी को तो वो तेज़ गति से जाएगा, धीरे यदि हम उसको फोर्सफुली धीरे करेंगे तो धीरे जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। इफ़ द ब्लॉक विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ टेबल इज पुल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स विद इक्वल फोर्सेज। अगर टेबल पर एक ब्लॉक रखा है, उसको पुल कर रहे हैं दोनों साइड से इक्वल फोर्स से, ब्लॉक विल नॉट मूव बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्सेज। जितना इस डायरेक्शन लगा उतना ही वेस्ट डायरेक्शन में लग गया, तो फोर्स क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो बैलेंस फोर्सेज हो गए। दे डो नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स क्या होगा? ना तो उसकी कोई चेंज ही नहीं आया, वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रह गया, मोशन में था तो मोशन में ही रह गया। ठीक है। बट इफ टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पुल द ब्लॉक देन इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड देन मोशन विल अकर। यदि दो अनबैलेंस्ड फोर्स और मान लो एक ग्रेटर फोर्स है एक स्मॉलर फोर्स है, तो ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता चला जाएगा, मोशन उसी साइड देखेगा जिस साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? वो ऐसी सरफेसेस के बिटवीन लगता है जो कांटेक्ट में होते हैं। रफ सरफेसेस मस्ट, रफ सरफेस होनी जरूरी है। आदमी क्या कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स को शो कर रहा है, वह घिस करके हीट प्रोड्यूस कर रहा है, पत्थर घिस करके। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसमें। इफ पुशिंग फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स देन द ऑब्जेक्ट विल मूव बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करता है? रोकने का काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को। तो यदि पुशिंग फोर्स ज़्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स से तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यदि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा पुशिंग फोर्स से तो फिर वो रुक जाएगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये पुल करता हुआ ले जा रहा है बॉक्स को। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट पुश करता हुआ ले जा रहा है। ठीक है जी। एन ऑब्जेक्ट विल मूव्स with a uniform velocity when forces pushing and frictional forces acting on an object are balanced and there is no net external force on it। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जो पुशिंग और फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं और बैलेंस्ड हैं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नेट नहीं लग रहा है उसके ऊपर, तभी वो बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर देन चेंज विल अकर आइदर इन स्पीड और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा या उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा, एक चीज़ में डायरेक्शन चेंज आएगा ही। ठीक है। इफ़ वी एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। यदि हमें किसी में गति लानी है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता है। ठीक है। Change in speed or in direction of motion continues as long as unbalanced force is applied। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रखेंगे तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा। ठीक है। इफ फोर्स अनबैलेंस्ड इज रिमूव्ड कम्प्लीटली, यदि हम हमेशा के लिए ही अनबैलेंस्ड फोर्स को रिमूव कर दें तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है। गैलीलियो ने क्या डिड्यूस किया था कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। अगर कोई फोर्स हम भारी नहीं लगा रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जैसे ये बॉल है, ये इस इंक्लाइंड प्लेन से रोल करती हुई नीचे जा रही है, तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आपने देखा होगा जब एक वो ढलान वाला फर्श आता है, हम उसके ऊपर से जाते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, हम जल्दी जल्दी से नीचे उतरने लगते हैं। ठीक
ठीक है। एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। कोई भी नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स यूनिफॉर्म मोशन के लिए जरूरी नहीं है। बिना अनबैलेंस्ड फोर्स के भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में रह सकता है। इन प्रैक्टिकलिटी जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स इज डिफिकल्ट, यानी कि प्रैक्टिकली हम देखें, थियोरेटिकली तो हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस फोर्स को रिमूव कर रहे हैं कम्प्लीटली, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा करना पॉसिबल है? नहीं, जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी फुटबॉल से हम खेल रहे हैं ग्राउंड में, तो फिर वो क्या करेगा, ग्राउंड उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, उस फुटबॉल को रोक लेगा। थोड़ी देर तक तो जाएगी आगे, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, लेकिन एक समय पे रुक जाएगी। क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज्ड, इसको कम किया जा सकता है बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल, स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग अ लुब्रिकेंट ऑन टॉप ऑफ प्लेन्स, बट रिमूव कंप्लीट नहीं किया जा सकता। न्यूटन स्टडीड द गैलीलियोज आइडियाज, गैलीली के आइडिया को न्यूटन ने स्टडी किया ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो न्यूटन ने अपने 3 लॉ ऑफ मोशन दी थी। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? इज दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स रजिस्टर चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन कर रहा है तो मोशन ही करेगा, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि मोशन कर रही है तो कंटिन्यूअस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में ही रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली। हम किसी बस में खड़े हैं, वो अचानक से शुरू हो गई चलना। वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स। क्यों? Because the sudden start of the bus brings motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus, but rest of our body opposes this motion because of inertia, क्योंकि हमारी बॉडी inertia of rest में रहना चाहती है और वो मूवमेंट को ओपोज कर रही है, इस वजह से हम पीछे जाएंगे, ठीक है। हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्ज इनर्शिया, ज़्यादा मास वाली वस्तुएं ज़्यादा इनर्शिया शो करती हैं। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। Inertia is a natural tendency of an object to resist a change in the state of motion or of rest. Mass of an object is the measure of its inertia. Inertia है वो mass की terms में measure होता है, इसलिए इसकी SI unit kg होती है, किलोग्राम। A greater force is required to give greater velocity, यानी कि अगर हमें greater velocity तेज गति लानी है तो हमें फोर्स भी ग्रेटर लगाना पड़ेगा। मोमेंटम वॉज इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन। न्यूटन ने मोमेंटम को इंट्रोड्यूस किया था। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। पी इज इक्वल टू एम वी। पी क्या है? मोमेंटम, एम मास, वी वेलोसिटी। तो ये क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि मास एक कांस्टेंट टर्म होती है और वेलोसिटी एज अ वेक्टर जो डायरेक्शन भी दिखाती है और मैग्नीट्यूड भी। तो मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास की क्या होती है यूनिट? केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो इस एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। Force is necessary to change the momentum of an object depending on the time rate at which the momentum is changed. यानी कि यदि हमें किसी वस्तु का मोमेंटम चेंज करना है तो हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना ही पड़ेगा, वह एक आवश्यक टर्म है, ठीक है। ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज्ड, ऐसे रेट ऑफ टाइम पे मोमेंटम उसका चेंज हो जाएगा यदि हम फोर्स को चेंज करेंगे तो। Second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of force. जो मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। अब गति कब आएगी? जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे कौन सा? अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की ही डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो उसके अंदर गति आएगी और वो भी स्पीड तेजी से आएगी, इंक्रीज होकर। ऐसा यूनिट्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर केजी एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F फोर्स है, M मास है, A एक्सेलरेशन है। यूनिट ऑफ फोर्स की क्या है? इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन,
ठीक है, क्योंकि मास की केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन कह सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ मेथड टू मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। हम सेकंड लॉ के अंदर हमें दो फॉर्मूले इक्वेट हुए, एक तो हुआ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी और दूसरा हुआ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक फील्डर है, वो पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विद अ मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग अ कैच। यदि ये जो गति से एक्सेलरेट से बॉल आ रही है उसके पास, तो ये एकदम से कैच कर लेगा तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा, उसको चोट आने की रहेगी दिक्कत। लेकिन वो धीरे धीरे उसका टाइम इंटरवल इंक्रीज कर लेगा तो क्या होगा, गति धीमी हो जाएगी, तो क्या होगा, फोर्स भी कम लगेगा, उसको चोट नहीं आएगी। ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इज दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। किसी भी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन और रिएक्शन नहीं होगा, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन और रिएक्शन होंगी। ठीक है। जैसे कि हम राइफल से गोली चला रहे हैं, तो हमने एक एक्शन दिया कि वो गोली चली, लेकिन रिएक्शन क्या हुआ, हमारे हैंड्स के ऊपर जोर आया और हमारे हैंड्स के ऊपर थोड़ी चोट भी लग सकती है यदि हमें संभाल कर उसे चलाने नहीं आएगा तो। ठीक है। For example, a forward force on the bullet and recoil of the gun, and as the sailor jumps in the forward direction, the boat moves backwards. जैसे कि एक नाविक है, वह आगे की तरफ दौड़ता है ताकि ज़मीन पर जा सके, और वो बोट क्या करती है, उसको आगे की तरफ धक्का देती है और वो बोट को पीछे की तरफ धक्का देता है। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एज एन अरेंजमेंट, अगर हम उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट एक्सेलरेशन देगा सेम फोर्स के लिए। ठीक है। स्केटबोर्ड्स आर नॉट एज इफेक्टिव बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्केटबोर्ड्स जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं देती, क्योंकि ये अलग टाइप का अनडिस्ट्रीब्यूटेड मोशन देती हैं। ठीक है। तो फिर ये इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, एक आइसोलेटेड सिस्टम में देखें तो जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है। अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। ठीक है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो इनर्शिया है उसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है, क्योंकि ये मास के रूप में मेजरमेंट करते हैं इसकी, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो इनर्शिया की भी कितनी क्या हुई, किलोग्राम्स। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।